पार्ट 2 चैप्टर 26 रोमांस इन ऑफिस। लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया। जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। पहले कहा ये नाज थे, ये इश्वाओ अदा। दिल को दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया। अब आगे। समर पिया को गले लगाकर खड़ा हुआ था। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई उन पर नजर रख रहा है। समर पिया के आंसू साफ करके उसके माथे पर किस करता है और उसे अपनी गोद में उठाकर कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कार समर के ऑफिस की तरफ मोड़ लेता। कार के निकल जाने के बाद एक आदमी पेड़ के पीछे से निकल कर बाहर आता है और किसी को कॉल करके कहता है अंडरस्को बॉस वो दोनों अभी निकले हैं। उधर से कुछ कहा गया। आदमी अंडरस्को ठीक है बॉस मैं दोनों पर नजर रखूंगा। इतना कहकर वो आदमी भी उनके पीछे निकल पड़ता है। समर पिया को वैसे ही गोद में लिए अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। पिया रो रोकर सो गई थी। समर अपने केबिन में बने रूम पिया को ले जाकर लेटा देता है और खुद आकर काम करने लगता है। समर को काम करते हुए दोपहर के 2 बज जाते हैं तभी क्रेन वहां आता है। समर क्रेन को देखकर कहता है अंडरस्को तुम वापस कब आए। क्रेन कहता है अंडरस्को बॉस बस अभी अभी आया हूँ। समर कहता है अंडरस्को वहां काम कैसा चल रहा है। क्रेन थोड़ा रुककर कहता है अंडरस्को बॉस सब कुछ तो ठीक है लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्रेन की बात सुनकर समर अपना सर ऊपर करके उसे देखता है जैसे पूछ रहा हो कि क्या प्रॉब्लम है। क्रेन कहता है अंडरस्को बॉस उन्होंने आपकी सारी बातें मानने से इनकार कर दिया है। वो कंपनी को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। क्रेन की बात सुनकर समर कुछ देर तक चुप रहता है और फिर कहता है अंडरस्को ठीक है उसे जो करना है करने दो। तुम जाकर रेस्ट करो। क्रेन यस बॉस बोलकर चला जाता है। इधर रूम से झांक रही पिया ने जब समर और क्रेन की बातें सुनी तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। पिया वापस से रूम में आकर बेड पर बैठकर सोचती है अंडरस्को पिया कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तू सच्चाई तक पहुंचेगी कैसे। ये समर पता नहीं किसकी बात कर रहे थे। पिया सोचने लगती है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो उछलकर कहती है अंडरस्को यस मैं ये कैसे भूल गई। जिस आदमी ने मेरे बैग में ये डिवाइस लगाई थी वो तो इसी ऑफिस में काम करता है, उसके जरिए जरूर मुझे कुछ पता चलेगा। पिया अभी ये सब सोच रही थी कि समर पीछे से आकर पिया को अपनी बाहों में भर लेता है। पिया हैरान हो जाती है और जैसे ही अलग होने की कोशिश करती है। समर पिया के कंधे पर अपना सर रखकर चूम लेता है जिससे पिया की आंखें बंद हो जाती है। समर पिया को कंधे को चूमते हुए कहता है अंडरस्को बेबी आई वॉन्ट यू। पिया तो दंग रह जाती है समर की बात सुनकर। वो समर से अलग होने की कोशिश करने लगती है तो समर उसे पलटकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। समर पिया को बहुत ही इंटेंशनली किस कर रहा था। पिया समर की किस से पिघल रही थी और अब उसने हिलना डुलना भी बंद कर दिया था। समर पिया को शांत देखकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर ले जाकर लेट जाता है और उसे फिर से किस करने लगता है। समर के हाथ पिया की पूरी बॉडी में घूम रहे थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में खोने लगे और अपने प्यार की चरम सीमा पर पहुंच गए। पिया थककर सो गई। समर पिया के ऊपर लेटकर सो गया। शाम को 8 बजे पिया की नींद खुली तो उसने देखा कि वो बाथटब में बैठी थी और समर उसे नहला रहा था। पिया का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। समर पिया के शर्म से होते लाल गाल देखकर मुस्कुराने लगता है। समर और पिया ने एक साथ बात लिया और उसके बाद दोनों ने साथ में डिनर किया। समर पिया को तैयार करके खुद तैयार होने चला जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर पिया सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है और समर स्टडी रूम में जाकर किसी को कॉल करता है अंडरस्को उधर से हेलो। समर कहता है अंडरस्को क्या पता चला। उधर से अंडरस्को बॉस इसमें आपकी फैमिली शामिल है अभी बस इतना ही पता चला है, लेकिन मैं आपको सब कुछ पता करके बताता हूँ। समर कॉल कट करके अपना सर सीट पर टिका देता है। समर किसी गहरी सोच में था कि स्टडी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। क्रेन अंदर आता है और कहता है अंडरस्को बॉस कल की मीटिंग की सारी तैयारी हो गई। क्या सच में ये करना चाहते हैं। समर ने कहा अंडरस्को मैं बस पिया के साथ एक आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ इसलिए ये करना जरूरी है। समर की बात सुनकर क्रेन कुछ नहीं कहता है और बाहर चला जाता है।
समर वो फाइल बहुत अच्छे से देखता है और फिर रूम में चला जाता है। रूम में पिया पहले ही सो चुकी थी। समर भी पिया को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह समर रेडी हो रहा था। पिया नीचे किचन में नाश्ता रेडी कर रही थी। कीर्ति उसकी हेल्प कर रही थी। तभी पिया का फोन बजा। पिया ने देखा कि पायल का कॉल आ रहा है। पिया जल्दी से कॉल उठाकर हेलो कहती है। अंडरस्को उधर से अरमान कहता है, अंडरस्को दी आप कैसे हो। अरमान की आवाज सुनकर पिया की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और रोने लगती है। अरमान पिया की सिसकियां सुन लेता है और कहता है, अंडरस्को दी अगर आप ऐसे रोओगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। पिया तुरंत ही अपने आंसू पोंछकर कहती है, अंडरस्को नहीं आरू, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तू बस अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएगा। अरमान कहता है, अंडरस्को हाँ दी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अरमान की बात सुनकर पिया मुस्कुराने लगती है। पिया कहती है, अंडरस्को आरू पायल को फोन दे। अरमान पायल को फोन दे देता है। पायल कहती है, अंडरस्को हेलो पिया, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। पायल की बात सुनकर पिया थोड़ा रिलैक्स होती है और कहती है, अंडरस्को थैंक यू पायल, अगर तू नहीं होती तो मैं ये सब कैसे संभालती। पायल कहती है, अंडरस्को तू चुप कर, दोबारा मुझे थैंक यू बोला ना, देख लेना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पायल की बात सुनकर पिया मुस्कुराने लगती है। उसके बाद दोनों ही कॉल कट कर देती है। पिया सोचती है, अंडरस्को आरू को देख लिया, अब टेंशन खत्म, अब वो बिल्कुल सेफ है। अब बस मुझे उन लोगों तक पहुंचना होगा, अब मुझे सब कुछ प्लान करके करना होगा। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। पिया वापस से अपने काम पर लग गई। हेलो दोस्तों, सॉरी कि स्टोरी टाइम से नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को तुमसे बात दे सकूं। चैप्टर 27 प्यार का इजहार। आप जो सो गए तो ख्वाब हमारा आएगा। एक प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर लगेगा। खिड़की दरवाजे दिल के खोलकर सोना, वरना आप हाय बैठो, हमारा ख्वाब खास से आएगा। हेलो दोस्तों, मैं आप सब से माफी चाहती हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। 15 दिन से ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मेरे कोई भी एपिसोड पोस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं न्यू स्टोरी पोस्ट करती हूँ तो वो तुरंत ही पोस्ट हो जाती है, लेकिन पुरानी स्टोरी में पता नहीं क्यों एपिसोड पोस्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने कई बार ऐप को अनइंस्टॉल करके भी देखा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। मैंने कंप्लेन की है। देखो ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होती है। प्लीज आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें। मुझे भी बुरा लगता है जब मैं आप लोगों के लिए टाइम से एपिसोड अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ करें। अगर ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व नहीं होगी तो मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अब आगे। लंदन 5 स्टार होटल के रूम में डॉट 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 वीर लैपटॉप पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। पायल बेड पर बैठकर कभी फोन चलाती है तो कभी वीर को देखती। वीर जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था वो कब से पायल की हरकतों को भी देख रहा था। पायल का ऐसे खुद को चुपके चुपके देखना वीर को बहुत अच्छा लग रहा था और साथ ही हंसी भी आ रही थी। तभी वीर का फोन बजने लगता है। वीर फोन लेकर बालकनी में चला जाता है। पायल वीर को बालकनी में जाता देख सोचने लगती है, ऐसा भी किसका कॉल है जो ये मेरे सामने बात नहीं कर पा रहा है। कहीं मेरे जाने के बाद इसने इन 2 सालों में कोई जीएफ तो नहीं बना ली। पायल खुद की ही सोच को नकारते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी तो करती हूँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो। पायल गुस्से से खुद से ही, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं दोनों का ही मर्डर कर दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन छिपकली है जो वीर को मुझसे छीनने की कोशिश करती है। वीर बात करके जब अंदर आता है तो देखता है कि पायल खुद से बात कर रही थी। वीर पायल के कंधे को हिलाकर कहता है, पायल क्या हुआ। वीर की आवाज सुनकर पायल अपने होश में आती है और कहती है, डॉट क्या हुआ। वीर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है। पायल कहती है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीर पायल की हालत देखकर कहता है, डॉट 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 पायल मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है ना।
वीर की बात सुनकर पायल गुस्से से वीर को घूरती है और पिलो उठाकर जैसे ही वीर को मारने की कोशिश करती है तो वीर तुरंत ही बाहर भाग जाता है। वीर के इस तरह जाने से पायल हंसने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वीर लंच लेकर आता है। दोनों साथ में लंच करते हैं। लंच करने के बाद वीर पायल से कहता है, पायल तुम शाम को रेडी हो जाना, हमें आज एक पार्टी में जाना है। अभी थोड़ी देर पहले ही बॉस ने कॉल करके कहा है। वीर की बात सुनकर पायल हमें अपना सर हिला देती है। पायल कहती है, वीर हमें एक बार आरू के हॉस्टल चलकर देख लेना चाहिए कि वो वहां सेफ है या नहीं। वीर, हाँ बिल्कुल, हम लोग कल चलकर देख लेंगे। उसके बाद दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में पायल सो जाती है। वीर उसको अच्छे से कंबल ओढ़ाकर बाहर निकल जाता है। शाम को 6 बजे पायल की नींद खुलती है तो देखती है कि रूम में उसके अलावा कोई नहीं है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक गिफ्ट बॉक्स पर पड़ती है। पायल उस गिफ्ट को उठाकर देखती है तो उसमें लिखा था, आज की शाम के लिए मेरी तरफ से एक ब्यूटी के लिए गिफ्ट, प्लीज इसे जरूर पहनना। MSG पढ़कर पायल मुस्कुराने लगती है और गिफ्ट खोलकर देखती है तो देखती रह जाती है। एक बहुत ही सुंदर सा गाउन था, वाइन कलर का। पायल जल्दी से रेडी होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद पायल रेडी होकर आती है तो देखती है कि उसके फोन पर एक MSG आया हुआ है। पायल MSG पढ़ती है, रूम से सीधे नीचे आओ, मेरी कार तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पायल तुरंत ही अपना पर्स लेकर बाहर निकल जाती है। पायल होटल से बाहर आती है तो उसे अपने नाम का नेम प्लेट लिए हुए एक टैक्सी ड्राइवर दिखता है। पायल उसके पास जाती है। टैक्सी ड्राइवर, आप पायल मैम है? पायल हमें अपना सर हिला देती है। ड्राइवर पायल को एक चिट देता है। पायल चिट खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, इस टैक्सी में बैठकर मेरे पास जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पायल जल्दी से टैक्सी में बैठ जाती है और उस चिट को अपनी पर्स में रख लेती है। कुछ ही देर में टैक्सी ड्राइवर पायल को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। पायल टैक्सी से उतरकर अंदर जाने लगती है लेकिन अपने आसपास इतना अंधेरा देखकर वो डर भी रही थी। लेकिन वीर से मिलने के ख्याल से ही वो अपने डर पर काबू कर ले रही थी। पायल कुछ कदम ही चली थी कि चारों तरफ लाइट्स ऑन हो गई। इतनी सजावट देखकर पायल बहुत खुश हो गई। पायल ने देखा कि फूलों से रास्ता बनाया गया है। पायल उस रास्ते से होकर आगे जाने लगी। बीच में उसे रोजेस मिलते जा रहे थे और वो उनको उठाती जा रही थी। पायल की खुशी उसके चेहरे से साफ पता चल रही थी। कुछ ही देर में पायल एक लकड़ी के घर के सामने आकर रुकती है। दरवाजे पर लिखा था, ओपन। पायल जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखती है वैसे ही उसके ऊपर रोजेस की बारिश होने लगती है और सामने ही कैंडल से लिखा हुआ था, आई लव यू पायल। पायल ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पायल सामने देखती है तो वीर घुटनों के बल बैठकर उसके सामने रिंग आगे करके कहता है, विल यू मैरी मी। पायल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो भी घुटनों के बल बैठ जाती है। अपना हाथ आगे करती है तो वीर उसे रिंग पहनाता है। पायल तुरंत ही वीर के गले लग जाती है। दूसरी तरफ पिया ऑफिस पहुंचकर सबूत ढूंढने में लग जाती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता है। पिया खुद से ही, नहीं पिया तुझे हार नहीं माननी है, तुझे सबूत ढूंढना ही होगा, तभी तू सच का पता लगा पाएगी। चैप्टर 28 पिया फैंसी जाल में। मांग ने फोल्डेड हैंड्स को तो स्माइलिंग फेस बहुत चमकता दिल कुछ मांग लून अंडस को तुमसे थ्रोइंग किसेस महिला क्या दोगे घर जोड़ा तुम्ही को दुल्हन मांग लून अंडस को तुमसे उंगली से बाएं और इशारा। हेलो दोस्तों, मैं आप सब से माफी चाहती हूँ। 15 दिन पहले मेरी फैमिली में मेरे दादू की डेथ हो गई है, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी उस हालत में नहीं थी कि कोई भी स्टोरी पोस्ट कर सकूं। मैं दादू के बहुत क्लोज थी और मेरी तबीयत भी काफी खराब थी। अभी थोड़ा बहुत संभली हूँ इसलिए स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। अब आगे। लंदन में वीर और पायल एक हो गए थे। आज उनका प्यार मुकम्मल हुआ था। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। वीर पायल को अपनी गोद में उठाकर वही पास में बने एक रूम में ले जाता है।
वीर पायल को बेड पर बैठा देता है और जैसे ही उसे किस करने जाता है पायल थोड़ा पीछे हो जाती है। पायल की इस हरकत से वीर एकटक पायल को देखने लगता है। पायल थोड़ा डर रही थी। वीर पायल को अपनी तरफ खींचकर उसके माथे पर किस करके कहता है। डॉट 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 पायल, जब तक तुम नहीं चाहती हो तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इतना तो भरोसा है ना मुझ पर। वीर की बात सुनकर पायल हाँ में अपना सर हिला देती है। वीर पायल के गाल खींचकर कहता है, हाँ लेकिन जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करूंगा और तुम्हें अपना बना लूंगा। वीर की ऐसी बातों से पायल को शर्म आने लगती है। वीर उठकर जाने लगता है तो पायल वीर का हाथ पकड़कर कहती है, हम यही एक साथ सो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीर पायल को लेकर बेड पर लेट जाता है और दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। इधर इंडिया में पिया सबूत ढूंढने में लगी हुई थी लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। समर पिया को अपने केबिन में बुलाता है। पिया जैसे ही अंदर आती है समर तुरंत ही उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके होठों को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। पिया लंबी लंबी सांसें ले रही थी। पिया घूरकर समर को देखती है और कहती है, ये हरकत है आपकी, आपने तो बिल्कुल मुझे डरा दिया था। समर प्यार से पिया के माथे पर किस करके कहता है, सॉरी बेबी, अब से ऐसा नहीं करूंगा। पिया, क्यों बुलाया था आपने? समर, बेबी लंच टाइम हो गया है तो लंच करने ही बुलाया होगा ना। पिया हैरान होकर खुद से ही, लंच टाइम हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद दोनों साथ में लंच करने लगते हैं। दोनों को ही नहीं पता था कि कोई उन्हें देख रहा है और उनकी पिक्स भी ले रहा है। लंच करने के बाद पिया जाने लगती है तो समर उसे रोककर कहता है, अरे बेबी रुको, अभी हमने कुछ मीठा तो खाया ही नहीं। समर की बात सुनकर पिया मन में, ये भी ना, अब कैसे मना करूं कि मैं ज्यादा देर तक इनके साथ नहीं रुक सकती हूँ। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो हमारे लिए सही नहीं होगा। पिया तुरंत ही पलट कर कहती है, प्लीज जाने दीजिए ना, हम रात को डिनर में मीठा खा लेंगे और अभी तो हमारे पास है भी नहीं मीठा। जब तक आएगा तब तक बहुत टाइम हो जाएगा और काम भी तो बहुत सारा करना है ना। पिया को मना करते हुए देखकर समर पिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे अपने गोद में बैठा लेता है और कहता है, डॉट 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 बेबी मीठा तो हर टाइम मेरे साथ ही रहता है। ये कहकर वो पिया के होठों को फिर से किस करने लगता है। जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत होती है तब जाकर समर पिया को छोड़ता है। समर पिया को अपने सीने से लगा लेता है और दोनों ही अपनी सांसें काबू करने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी देर ऐसे पिया को सीने से लगाए समर बैठा रहता है और कहता है, डॉट 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 बेबी पता नहीं क्यों आज मन बड़ा बेचैन है, जैसे कोई तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। समर की ऐसी बातें सुनकर पिया समर के माथे को चूम कर कहती है, ये बस आपका वहम है, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, मुझे कोई भी आपसे दूर नहीं कर सकता है। पिया समर की गोद से उठ जाती है और कहती है, अच्छा मुझे जाने दो, आप भी अपना काम करो। समर हमें अपना सर हिला देता है। उसके बाद पिया बाहर निकल जाती है। पिया के जाने के बाद समर किसी को कॉल करके कुछ कहता है और फिर कॉल कट कर देता है। इधर पिया समर के केबिन से निकलकर बाहर आती है और सोचने लगती है कि कैसे सच का पता करूं। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। पिया अपनी हैरान नजरों से उस आदमी को देख रही थी। पिया खुद से, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये यहाँ किससे मिलने आया है, ये तो वही है जिसने मुझे किडनैप किया था। पिया देखती है कि वो इसी तरफ आ रहा तो वो एक दीवार के पीछे छुप जाती है। वो आदमी पिया के पास से होकर निकलता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है और वो कॉल पिक करके कहता है, यस बॉस, मैं समर सूर्यवंशी के ऑफिस में ही हूँ। हाँ मैंने सब जगह कैमरा लगा दिए हैं। जी बॉस अभी निकलता हूँ। उसके बाद वो आदमी बाहर निकल जाता है। पिया खुद से, इसका मतलब ये यहाँ फिर से कुछ करने आया था। मुझे आज पता लगाना ही होगा कि कौन है इन सब के पीछे, कौन मुझे और समर को अलग करना चाहता है। पिया झट से अपने केबिन में जाकर अपना बैग लेकर आती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। पिया बाहर आकर देखती है कि वो आदमी किसी के साथ कार में बैठकर जा रहा था।
पिया तुरंत ही एक टैक्सी लेती है और उस आदमी की कार का पीछा करने को कहती है। थोड़ी देर बाद पिया की टैक्सी एक सुनसान खंडहर के जैसे बंगले के बाहर आकर रुकती है। पिया टैक्सी से बाहर आती है और उस टैक्सी वाले को पैसे दे देती है। वो वहां से चला जाता है। पिया खुद से, पिया तू यहाँ अकेले आ तो गई है, लेकिन अगर पिछली बार की तरह कुछ हुआ तो समर तुझे छोड़ेंगे नहीं। पिया तुरंत ही समर को अपनी लोकेशन भेज देती है। पिया उस बंगले को गेट से झांक कर देखती है तो उसे उसी आदमी की कार वहां खड़ी हुई दिखाई देती है। पिया जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है तभी कोई पीछे से उसके सर पर वार कर देता है, जिससे पिया बेहोश होकर वही जमीन पर गिर जाती है। वही आदमी आकर पिया को देखकर कहता है, आखिर मछली जाल में फंस ही गई। जिसने पिया के सर पर वार किया था वो उस आदमी के साथ हंसने लगता है। चैप्टर 29 समर को गोली लगना। चाहत वो नहीं जो जान देती है, चाहत वो नहीं जो मुस्कान देती है। ए दोस्त, चाहत तो वो है जो पानी में गिरा आंसू पहचान लेती है। अब आगे। लंदन में अगले दिन वीर और पायल अरमान से मिलने हॉस्टल गए। अरमान पायल के गले लगकर कहता है, दी मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। आप पिया दी का ध्यान रखना जाकर। मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत परेशान है। आप प्लीज जाकर उन्हें संभाल लेना। पायल अरमान के माथे पर किस करके कहता है, आरू तुम फिक्र मत करो, मैं पिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम अपना ध्यान रखना। आज हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन तुमसे कॉल कर बात होती रहेगी। उसके बाद वीर की अरमान के गले मिलता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। उसके बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंचकर इंडिया की फ्लाइट में बैठ जाते हैं। इधर इंडिया में एक अंधेरे कमरे में किसी लड़की को बांधकर कर रखा गया था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और आदमी अंदर आया। वो उस लड़की को अपनी हवस भरी नजरों से देखने लगता है। वो उसे अपने गंदे हाथों से छूने की कोशिश करता है। वो लड़की बेहोश थी, उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक लड़का अंदर आता है जिसकी उम्र 26 साल होगी। वो उस आदमी से कहता है, अभी तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो मिश्रा। मिश्रा उस लड़के को घूर कर देखता है और कहता है, क्यों नहीं, मैंने कब से इस दिन का इंतजार किया था, लेकिन वो समर बीच में आ गया। अब मुझे पिया को पाने से कोई न रोक सकता है। मिश्रा को शांत करवाते हुए वो लड़का कहता है, क्या तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी और घर वापस नहीं चाहिए? अगर तुमने अभी पिया के साथ कुछ भी किया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम जानते हो ना समर कितना खतरनाक है। अगर पिया को कुछ हो गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस लड़के की बात सुनकर मिश्रा गुस्से से कहता है, तो क्या करूं? जाने दो इसे। इसे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। वो लड़का कहता है, नहीं, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना होगा कि वो समर भी कुछ न कर पाए और पिया भी हमारे पास रह जाए। पहले तो इस बंगले की सिक्योरिटी बढ़ा दो। समर को खबर मिल गई होगी कि पिया गायब है। उसके यहाँ पहुंचने से पहले हमें सारा इंतजाम करना होगा। अभी ये बेहोश है तो मुझे फिलहाल समर पर ध्यान देना होगा। उससे सब कुछ अपने नाम करवाना होगा। उसके बाद तुम पिया को लेकर चले जाना और मैं प्रॉपर्टी पेपर लेकर। उसके बाद मिश्रा और वो लड़का दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। इधर समर जब अपनी मीटिंग खत्म करके वापस आया तो क्रेन जल्दी से उसके पास आकर कहता है, बॉस मैडम कहीं चली गई। अभी हमारे आदमी का कॉल आया था जो मैडम के पीछे था, लेकिन अचानक ही मैडम बीच रास्ते से कहीं गायब हो गई, जिससे वो आदमी मैडम का पीछा नहीं कर पाया। क्रेन की बात सुनकर समर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो चीख कर कहता है, पिया, एक बार फिर तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। वो जैसे ही अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने वाला था कि तभी उसे पिया का एमएसजी मिला। समर जल्दी से पिया का एमएसजी ओपन करके देखता है तो पिया ने लिखा था, समर, मैं जानती हूँ कि मैंने आपको न बताकर गलती की है, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। मैंने आपको अपनी लोकेशन शेयर की है। प्लीज अकेले मत आना, ये खतरा हो सकता है। पिया का एमएसजी पढ़कर समर उस एमएसजी को चूम लेता है और कहता है, आ रहा हूं मैं भी देखना चाहता हूं कि समर सूर्यवंशी की पत्नी को किडनैप करने की कोशिश किसने की है।
उसके बाद समर तुरंत ही पिया की भेजी हुई लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाता है। उसके पीछे क्रेन अपने आदमियों के साथ दूसरी गाड़ी से निकल जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद समर उस खंडहर के बने बंगले के बाहर खड़ा था। वो अकेला ही खड़ा था। समर ब्लूटूथ से क्रेन से कहता है, डॉट 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 क्रेन, मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा, सबसे पहले मुझे पिया को बचाना है। मेरे अंदर जाते ही उनका ध्यान भटक जाएगा। उसके बाद तुम सारे आदमियों के साथ धीरे धीरे अंदर आना। क्रेन यस बॉस कहता है। समर तुरंत ही गेट के ऊपर से कूदकर अंदर चला जाता है। वो धीरे धीरे करके पूरे घर को देखता है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। समर एक खुली खिड़की से अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो उसे बहुत सारे गार्ड्स दिखाई देते हैं। समर क्रेन से, क्रेन बाहर कोई नहीं है लेकिन अंदर बहुत सारे गार्ड्स हैं। तो तुम संभल कर अंदर आना। इसके बाद समर उन सब से छुपते हुए आगे बढ़ रहा था कि एक आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है। वो आदमी कुछ करता उससे पहले ही समर ने उसकी गर्दन को पकड़कर मोड़ दिया, जिससे वो आदमी वहीं पर मर गया। समर ने उसको साइड में लगाया और आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे उसने कुछ लोगों को जान से मार दिया। समर ने देखा कि एक दरवाजे के बाहर कुछ गार्ड्स खड़े हैं। उसे समझते देर न लगी कि इसमें से ही पिया को रखा गया था। समर ने इधर उधर देखा तो उसे एक बाहर से खिड़की दिखाई दी जो उस कमरे के अंदर की तरफ थी। समर जल्दी से उधर गया और उसने चढ़ने के लिए पास में पड़े स्टूल का सहारा लिया। उस पर चढ़कर समर खिड़की से अंदर कमरे में कूद गया। अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। समर क्रेन से, हमला करो। समर के बोलते ही क्रेन अपने सारे आदमियों के साथ गोली मरते हुए सीधा अंदर आने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर मिश्रा और वो लड़का हैरान हो हुए उन्हें समझते देर न लगी कि समर आ गया। इधर समर पिया के पास जाकर देखता है तो उसके हाथ पैर बांधकर कोने में डाल दिया गया है और उसके मुंह पर भी टेप लगा हुआ था। पिया को ऐसी हालत में देखकर समर के दिल में बहुत दर्द हुआ। समर ने जल्दी से पिया के हाथ पैर खोले और उसके मुंह से टेप हटाया। पिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तुरंत ही समर को गले लगा लिया। समर ने भी पिया को अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद समर ने पिया को खुद से अलग किया और उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ आने लगा। बाहर क्रेन ने पहले ही सबको मार दिया था। क्रेन समर को सेफली कवर करके ले जाने लगा। मिश्रा और वो लड़का एक जगह छुपकर ये सब देख रहे थे। मिश्रा ने देखा कि समर उसकी पिया को ले जा रहा है तो उसने गुस्से में आकर समर के ऊपर पीछे से 3 गोलियां मार दी। गोलियां लगते ही समर लड़खड़ा गया। इस तरह से गोलियां चलने की किसी को उम्मीद नहीं थी। पिया को चीख निकल पड़ी। समर, क्रेन ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे कोई भी नहीं दिखा। अभी क्रेन को समर को संभालना जरूरी था, इसलिए उसने समर पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा। चैप्टर 30 बचना मुश्किल है। तू कहाँ है कि तेरी याद के हाथों ऐप 2 मोहसिन है मेरे साथ परेशान, मेरी तन्हाई भी। अब आगे। समर को गोली लगते हुए देखकर पिया उसकी गोद से उतरने लगती है लेकिन समर उसे और कसकर पकड़ लेता है। समर उसे वैसे ही लिए बाहर निकल जाता है। क्रेन और उसके सारे गार्ड समर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। समर पिया को गाड़ी में बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। समर की सांसें बहुत तेज चल रही थी। पिया ने समर का सर अपनी गोद में रख लिया और क्रेन से गुस्से से कहती है, जल्दी चलो, मेरे समर को कुछ नहीं होना चाहिए। क्रेन जल्दी से कार हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। पिया समर के माथे को चूम कर कहती है, समर तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पिया की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। समर का खून बहुत ज्यादा निकल रहा था। पिया ने अपना दुपट्टा निकालकर समर के पेट पर बांध दिया लेकिन फिर भी उसका खून रुकना बंद नहीं हो रहा था। पिया का एक हाथ समर के माथे पर तो दूसरा हाथ समर के पेट पर था, जिससे वो खून रोकने को कोशिश कर रही थी। समर पिया के गाल पर हाथ रखकर कहता है, पिया, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपना पूरा ध्यान रखोगी। पिया रोते हुए समर के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, नहीं, मुझे नहीं रखना अपना ख्याल। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी समर। आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
तुम सुनना चाहते थे ना, तो देखो मैं बोल रही हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। क्रेन दोनों की बातें सुन रहा था, उसकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपने आंसू साफ करके कार चलाने में ध्यान देता है। समर की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर कहता है, तुम्हें करना होगा पिया। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम जियोगी मेरे लिए। पिया रोते हुए नमे अपना सिर हिला देती है। नहीं, मुझे नहीं जीना। पिया ये कहकर समर के सीने पर अपना सर रख लेती है और रोने लगती है। समर धीरे धीरे पिया का सर सहलाने लगता है और उसकी आंखें भी बह रही थी। वो पिया से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आज वो बहुत ही ज्यादा खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसकी आंखें अब बंद हो रही थी। वो अपनी आंखें नहीं बंद करना चाहता था, वो पिया को और देखना चाहता था, लेकिन उसकी सांसें अब उसका साथ छोड़ रही थी। अचानक ही क्रेन कार रोक दी। पिया झट से उठ गई। क्रेन की हेल्प से समर को स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी रूम में ले गई। समर ने पिया का हाथ कसकर पकड़ रखा था। पिया समर से, समर हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, अब देखना तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन तब तक समर बेहोश हो चुका था। पिया समर को हिलाकर, समर समर प्लीज अपनी आंखें खोलिए। डॉक्टर पिया से, मिसेज सूर्यवंशी प्लीज आप शांत हो जाए और आप बाहर जाए, हमें देखने दीजिए। पिया जाने लगती है, लेकिन जा नहीं पाती है क्योंकि समर ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। पिया पहले अपने हाथ के देखती है, फिर समर को। उसके रुक हुए आंसू फिर से बहने लगते हैं। नज़ आती है, समर का हाथ पिया के हाथ से अलग कर देती है। पिया अपने उस खाली हाथ को देखती है जिसे थोड़ी देर पहले समर ने पकड़ रखा था। पिया उस हाथ को देखते हुए बाहर आ जाती है और वहीं पर लगी हुई बेंच पर बैठ जाती है। पिया बस अपने खाली हाथ को देखे जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे समर धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। क्रेन समर की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आता है और पिया को इस तरह से अपने हाथ को देखते हुए पाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। क्रेन जल्दी से कीर्ति को कॉल करके उसे सब बता देता है। क्रेन की बात सुनकर कीर्ति शॉक हो जाती है और तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इधर पिया बस चुपचाप अपने उसी हाथ को देख रही थी। तभी डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं और कहते हैं, देखिए इनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुए जल्द से जल्द उन्हें खून देना होगा। हमारे ब्लड बैंक में जितना खून है वो कम है। क्रेन जल्दी से कहता है, देखिए डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन बॉस को बचा लीजिए। डॉक्टर क्रेन को जांच के लिए भेज देते हैं। तभी कीर्ति भागती हुई आती है और पिया से कहती है, पिया ये सब कैसे हुआ, भाई कैसे है अब? कीर्ति पिया से बार बार पूछ रही थी, लेकिन पिया कोई जवाब ही नहीं देती है, वो ऐसे ही चुपचाप बैठी हुई थी। कीर्ति पिया से पूछ कर थक गई, लेकिन पिया ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद क्रेन समर को अपना खून देकर आता है तो कीर्ति तुरंत ही उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। क्रेन प्यार से कीर्ति का सर सहलाकर कहता है, शांत हो जाओ कीर्ति, अगर तुम ऐसे कमजोर पड़ोगी तो मैडम को कौन संभालेगा? उनकी हालत देखो कैसे हो गई है। इस वक्त उन्हें तुम्हें सदमे से बाहर निकालना होगा। क्रेन की बात सुनकर कीर्ति पिया को देखती है, जो चुपचाप बैठी हुई एकटक अपने उस हाथ को देख रही थी। कीर्ति क्रेन से अलग होकर पिया के पास बैठ जाती है। उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, जैसे वो पत्थर हो गई है। सब ओटी के बाहर हो वेट कर रहे थे कि 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को आता हुआ देखकर क्रेन जल्दी से डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर बॉस कैसे है? डॉक्टर, देखिए हमने गोली तो निकाल दी है, लेकिन उनका बचना मुमकिन नहीं है। उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, या यूं कहे कि बहुत ज्यादा ही खराब है। अगर आप लोग चाहे हो उनसे मिल सकते हैं, आखिरी बार उन्हें देख सकते हैं। उनका बचना नामुमकिन है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कीर्ति क्रेन के गले लगकर रोने लगती है। क्रेन उसे संभालने लगता है। इधर पिया के कानों में बस एक आवाज सुनाई दे रही थी, उन्हें आखिरी बार देख सकते हैं। पिया चुपचाप उठी और धीरे धीरे वहां से चली गई। इधर एक आदमी किसी को कॉल करके कहता है, बॉस अब वो मर गया, अब वो जिंदा नहीं है। चैप्टर 31 जिंदगी बचाना, मोहब्बत का नतीजा।
दुनिया में हमने बुरा देखा, जिन्हें दावा था वफा का, उन्हें भी हमने बेवफा देखा। अब आगे। इधर वीर और पायल एयरपोर्ट पहुंचे। तभी उन्हें समर के बारे में पता चल गया। वो दोनों तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, तो देखा कि क्रेन और कीर्ति वही बेंच पर बैठे हुए थे। वीर उनके पास आकर, क्रेन ये सब कैसे हुआ? क्रेन वीर और पायल को सब कुछ बताता है, जिससे वो लोग हैरान हो जाते हैं। पायल, लेकिन पिया कहाँ है? पायल की बात सुनकर सब इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कहीं भी पिया नहीं दिखाई देती है। पायल कीर्ति से, कीर्ति पिया कहाँ है, तुम्हें पता है ना वो इस वक्त किस हालत में होगी? सब लोगों को पिया की फिक्र होने लगती है। चारों उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन पूरे हॉस्पिटल में उन्हें कहीं भी पिया नहीं दिखाई देती है। इधर एक आलीशान घर में एक आदमी शराब पर शराब पिए जा रहा था। उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ था। वो लड़का आदमी से, मिश्रा कब तक पिएगा? अब बस भी कर। अब ये सोच कि कैसे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है। मिश्रा उस लड़के से, तेरा सही, तुझे कोई भी नहीं जानता है लेकिन फंसता मैं हूं। मुझे तेरे प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस मेरी पिया चाहिए। और अब भांजे के मारने के बाद वो तो मेरी हो ही जाएगी। लड़का, मानना पड़ेगा तुझे मिश्रा, दम तो है तेरे में, तभी तो तूने समर सूर्यवंशी पर गोली चला दी। मिश्रा, दम नहीं, नफरत है उससे और उसकी मां से, जिसने मेरे बाप को फंसा कर सब कुछ अपने नाम कर लिया। और मेरा बाप, उसे तो मैं नकारा ही लगता था, उसे तो बस उसकी बेटी ही सही लगती थी, इसलिए मैंने मार डाला था अपने बाप को और उसकी मां को भी। वो लड़का हैरानी से मिश्रा को देखे जा रहा था। मिश्रा, अब मैंने उस समर को भी उसकी जगह बता दी है। अब पिया को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा दूर जाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। इतना कहकर एक गिलास शराब और पी जाता है। मिश्रा नशे में बड़बड़ाते हुए, पिया, पिया, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मैं पाकर रहूंगा। और ऐसे ही बेहोश हो जाता है। उसको इस तरह से बेहोश देखकर वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है, मिश्रा, मैं इतनी आसानी से तुम्हें पिया तक नहीं पहुंचने दूंगा। उसे पहले मैं हासिल करूंगा। वो लड़का सनक भरी आवाज में, बस एक बार उसे छुआ था और आज तक मुझे उसका वो एहसास याद है। मैं तुझे उसकी परछाई भी नहीं छूने दूंगा। बस एक बार सब कुछ मेरे नाम हो जाए, उसके बाद मैं पिया को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, जहां से कोई भी हम दोनों तक नहीं पहुंच सकता है। और तू सब कुछ बस देखता रह जाएगा। पिया तेरी सबसे बड़ी कमजोरी, बस मुझे उसी का फायदा उठाकर तुझसे सब कुछ करवाना है। इतना कहकर वो लड़का हंसने लगता है और फिर उठकर चला जाता है। इधर पिया रोड पर बस चले जा रही थी, उसे कोई होश ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही थी। तभी उसे एक गाड़ी से टक्कर लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसके सर से खून से निकलने लगता है। तभी एक औरत आकर उसे उठाती है और उसे सहारा देकर पास की ही बेंच पर बैठा देती है। औरत पिया से, बेटा कोई परेशानी है? तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो, ये लो पानी पियो। पिया पानी लेने से मना कर देती है और रोने लगती है। औरत पिया के सर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ। उनकी बात सुनकर और उनके प्यार भरे स्पर्श से पिया उन्हें सब कुछ बताती है। पिया की सारी बातें सुनकर उनकी भी आंखों से पानी आ जाता है। पिया रोते हुए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं उन्हें। औरत पिया से, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो तेरे पति को कुछ नहीं होगा। चल तू मेरे साथ। औरत पिया का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक खंडहर जैसे मंदिर के सामने खड़े थे। औरत पिया से, अगर तू सच में अपने पति की जिंदगी बचाना चाहती है तो इस मंदिर की तुझे 1008 सीढ़ियां चढ़नी होगी। ऊपर माता का मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी यहाँ की 1008 सीढ़ियां नंगे पैर चढ़ता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तू ये कर, मुझे पूरा भरोसा है कि माता रानी तुझे निराश नहीं करेगी। उनकी सारी सुनकर पिया अपनी आंख बंद करके दोनों हाथ जोड़कर मंदिर को देखते हुए प्रणाम करती है।
तभी एक उड़ती हुई चुनरी उसके सर पर आ गिरती है। पिया अपनी आंख खोलकर उस औरत की तरफ देखती है तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई देता है। पिया आंखें बंद करके, मुझे समर के लिए ये करना ही होगा। उसकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर पिया नंगे पैर ही उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। इतनी तेज धूप में मंदिर की सीढ़ियां बिल्कुल आग की तरह गर्म थी। शाम होने को आई थी मगर उस मंदिर की सीढ़ियां पर अभी भी धूप थी। कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर ही पिया के पैर जलने लगे। लेकिन दिल में समर का ख्याल आते ही वो फिर से आगे बढ़ने लगी। इधर वीर क्रेन से, तुम सबको संभालो, मैं मैडम को बाहर देखकर आता है। वीर जाने लगता है तो पायल उसके पास आकर, वीर मुझे मेरी पिया चाहिए। वीर पायल को गले लगा कर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं मैडम को ढूंढ कर अपने साथ ही लाऊंगा। उसके बाद वीर चला जाता है। इधर समर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसकी कंडीशन देखकर चारों तरफ डॉक्टरों की अफरा तफरी मच गई। एक से एक बड़े डॉक्टर वहां थे, लेकिन समर की कंडीशन अब उनके हाथ से बाहर हो चुकी थी। एक डॉक्टर क्रेन से, देखिए हम लोग जितना कर सकते थे उतना किया, अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। तभी एक बुलंद आवाज आई, तो फिर तुम लोग किस लिए हो? उस आवाज को सुनकर सब उस तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां देखकर सब हैरान हो जाते हैं। चैप्टर 32 पिया की हालत खराब। अब भी चली आती है ख्यालों में वो पगली। रोज लगती है हाजिरी उस गैर हाजिर की। अब आगे सभी लोग अपने सामने नारायण सूर्यवंशी को देखकर हैरान हो जाते हैं। नारायण सूर्यवंशी की उम्र भले ही वो चुकी थी लेकिन आज भी उनका रुतबा कायम था। उनकी बुलंद आवाज भी किसी को डराने के लिए काफी थी। नारायण सूर्यवंशी के साथ एक आदमी और एक औरत भी साथ में थे। ये हैं इनके छोटे बेटे महेश सूर्यवंशी और उनकी पत्नी सुनंदा सूर्यवंशी। ये दोनों ही समर को अपना बेटा मानते हैं या कहे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जिससे इनके अपने बेटे विनय सूर्यवंशी के साथ कभी भी इनकी नहीं बनी। विनय सूर्यवंशी देश से बाहर रह रहा है। उसे अपने फैमिली बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। वो वहां अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। वो हमेशा ही सबसे दूर रहा है। नारायण सूर्यवंशी डॉक्टर से, अगर मेरे पोते को कुछ भी हुआ ना तो ये जो तुम्हारा हॉस्पिटल है ना इसे राख कर दूंगा। डॉक्टर घबराते हुए, मालिक आप तो जानते ही हैं, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन अब कोई दवा उन पर असर नहीं कर रही है। अब तो भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। नारायण सूर्यवंशी गुस्से से, महेश जल्द से जल्द डॉक्टरों की फेमस टीम का इंतजाम करो। मुझे मेरा पोता सही सलामत चाहिए। महेश जल्द से जल्द डॉक्टरों की टीम का इंतजाम करने लगते हैं। तभी सुनंदा जी अपने चारों तरफ देखकर, कमाल है, सूर्यवंशी खानदान की बहू ही हॉस्पिटल में नहीं है। उसके पति की जान खतरे में है और वो यहाँ नहीं है। पापा आपने ऐसी लड़की से मेरे समर की शादी करवाई है, जिसे अपने अलावा किसी की भी फिक्र नहीं है। सुनंदा जी की बात सुनकर पायल और कीर्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन पिया के ना होने की वजह से वो लोग भी चुप थे। इधर वीर पिया को ढूंढते हुए उसी मंदिर में जा पहुंचा जहां पिया सीढ़ी चढ़ रही थी। पिया ने लगभग सारी सीढ़ी चढ़ ली थी। अब बस कुछ ही बची थी। पिया की हिम्मत अब जवाब दे रही थी लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। आखिर बात उसके पति की जान की थी। वो कैसे लापरवाह हो सकती थी। पिया ने धीरे धीरे उन सीढ़ियों को भी पार कर लिया और ऊपर जाकर माता के मंदिर में माथा टेककर माता रानी से प्रार्थना करने लगी। पिया, हे माता रानी, आज आपकी इस भक्त को आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। मेरे पति की जान बचा लो माता। उनकी सारी तलकीफ मुझे दे दो। उन पर आने वाली सारी मुसीबत को मेरे नाम कर दो और मेरे हिस्से की सारी खुशियां उन्हें दे दो। उन्हें मेरी भी उम्र लग जाए। माता रानी कृपा करो। मैंने सभी को खो दिया है, अब मैं समर को नहीं खोना चाहती माता। प्लीज मेरे पति को बचा लो। चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो। पिया वही माता के चरणों में अपना सर झुका लेती है और रोने लगती है। उसके आंसू माता के चरणों को भिगो रहे थे। अचानक ही बहुत तेज आंधी चलने लगती है। माता के चरणों में रखा हुआ सिंदूर उड़कर पिया की मांग पर गिर जाता है। तभी वहां एक पुजारी आकर कहते हैं,
बेटा, आपकी मनोकामना माता ने पूरी कर दी। पुजारी की बात सुनकर पिया सर उठाकर उनकी तरफ देखती है। पुजारी पिया को एक सिंदूर की डिब्बी देकर कहते हैं, इस सिंदूर को हमेशा अपनी मांग में सजा कर रखना, जिससे तुम्हारे पति की जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। ये एक रक्षा कवच का काम करेगा। इधर अचानक ही समर की हालत स्टेबल हो गई। सारे डॉक्टर हैरान हो गए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि समर अब नॉर्मल सांस ले रहा था। सारे डॉक्टर्स ने उन्हें अच्छे से चेक किया। डॉक्टर बाहर आकर, मिस्टर सूर्यवंशी, अब आपका पोता बिल्कुल ठीक है। ये भगवान का चमत्कार ही है जो उन्हें मौत के कुएं से भी खींचकर बाहर ले आया। उन्हें कल सुबह तक होश आ जाएगा। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये भगवान का चमत्कार नहीं डॉक्टर साहब, एक पत्नी के प्यार और प्रार्थना का असर है जो भगवान के घर से अपने पति की जिंदगी बचा कर लाई है। सब उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वीर ने पिया को अपनी बाहों में उठा रखा था और उसकी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब थी। पायल और कीर्ति वीर की तरफ भागती है। नारायण सूर्यवंशी भी पिया को देखने लगते हैं। वीर डॉक्टर से, डॉक्टर, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप इन्हें चेक करिए। वीर जल्दी से पिया को एडमिट कर देता है। सारे डॉक्टर्स अब पिया को चेक करने लगते हैं। करीब 1 घंटे से डॉक्टर पिया को चेक कर रहे थे। इधर बाहर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर हो क्या रहा है। पायल वीर से, वीर, तुम्हें पिया कहाँ मिली? वीर एक नजर सबको देखता है और कहना शुरू करता है, मैं मैडम को हर जगह ढूंढ रहा था। तभी एक औरत मेरे पास आई और बोली, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे उस बड़े माता के अंदर में मिलेगी। मैं तुरंत ही उस मंदिर की तरफ चला गया। जब मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मैं हैरान हो गया क्योंकि पूरी मंदिर की सीढ़ियों पर किसी के खून से सने पैर के निशान बने हुए थे। जैसे ही ऊपर पहुंचा तो पाया कि मैडम माता रानी के सामने माथा टेककर बॉस की लाइफ बचाने की प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखकर मुझसे पूछा कि बॉस की हालत कैसी है, तो मैंने बोला कि वो अभी भी सीरियस है। मेरी बात सुनकर मैडम हैरान हो गई और वापस से माता के मंदिर जाने लगी तो पंडित जी ने उन्हें रोककर कहा कि वो घर जाए, अब उनके पति की जान बच जाएगी। उनकी बात मानकर मैडम मेरे साथ नीचे आने लगी कि तभी उन्हें चक्कर आया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। वो तो मैंने सही समय रहते हुए उन्हें बचा लिया, नहीं तो आज शायद मैडम हमारे बीच नहीं होती। वीर की बात सुनकर सभी के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। सुनंदा जी ने भी शर्म से अपनी नजरें झुका ली। डॉक्टर पिया के वार्ड से बाहर आकर, देखिए मिस्टर सूर्यवंशी, आपकी बहू की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनके पूरे पैर छिल चुके हैं जिससे वो कम से कम 2 महीने तो नहीं चल पाएंगी। बाकी उनके सर पर गहरी चोट लगी है। अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि उनकी हालत खराब होती जा रही है, जैसे वो जीना ही नहीं चाहती है। सब हताश से हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। समर की हालत ठीक हुई तो पिया की हालत खराब हो गई। चैप्टर 33 समर को आया होश। ये आलम शौक का देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए। ये किन नजरों से तुमने आज देखा कि तेरा देखना देखा ना जाए। अब आगे डॉक्टर ने सबको बता दिया था कि पिया की हालत बहुत खराब है। सबके लिए रात काटना बहुत मुश्किल था। सब लोग बस इस इंतजार में थे कि दोनों को होश आ जाए। अगली सुबह समर को होश आ गया था। डॉक्टर ने समर को चेक किया और कहा, अब आप बिल्कुल ठीक हैं मिस्टर सूर्यवंशी। समर वैसे ही लेटे हुए, मेरी वाइफ कहाँ है डॉक्टर? समर के इस सवाल का जवाब डॉक्टर के पास नहीं था क्योंकि पिया अभी तक होश में नहीं आई थी। समर ने डॉक्टर को गहरी नजरों से देखा और फिर कहा, डॉक्टर, मेरी वाइफ कहाँ है? क्या वो ठीक है? डॉक्टर अब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। समर को उनके चुप रहने की वजह से गुस्सा आ रहा था। समर चिल्लाकर, क्रेन, क्रेन। समर की आवाज सुनकर क्रेन भागता हुआ अंदर आया। समर क्रेन को देखकर, पिया कहाँ है? समर का सवाल सुनकर क्रेन ने अपना सर झुका लिया। समर क्रेन से गुस्से से कहता है, कुछ पूछ रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? क्रेन ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और हकलाते हुए कहा, वो, माँ, मैम की। समर को अब कुछ कुछ समझ आ गया था।
समर उठने की कोशिश करते हुए। क्या हुआ है पिया को? क्रेन जल्दी से समर को पकड़कर। बॉस आप आराम कीजिए, अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। मैडम बिल्कुल ठीक है, समर ने गुस्से से क्रेन से कहा। मुझे अभी के पिया के पास जाना है। क्रेन फिर से समर को समझाते हुए। लेकिन बॉस आपको आराम करना चाहिए, अभी आपका घाव गहरा है। समर क्रेन से हाथ छुड़ाकर आगे जाते हुए। तुम रहने दो, मैं खुद पता कर लूंगा कि पिया कहाँ है। समर लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो गिरने वाला था कि क्रेन ने वापस से उसे संभाल लिया। क्रेन समर को बाहर ले जाते हुए। मैं आपको ले चलता हूँ मैडम के पास। क्रेन और समर जैसे ही वार्ड के बाहर आए तो सब उन्हें देखकर खड़े हो गए। समर अपने सामने अपने दादाजी और चाचा चाची को देखकर हैरान था। समर अपने दादाजी से, दादू आप यहाँ। नारायण सूर्यवंशी आगे बढ़कर समर को अपने गले से लगा लेते हैं और उसका सर चूम कर कहते हैं, तू ठीक हो गया मेरे बच्चे। तुझे इस हालत में देखकर मेरी जान हो निकल गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं तुझे खो दूंगा, लेकिन भगवान की मर्जी थी और मेरी बहू की आस्था का फल है, तू सही सलामत मेरे सामने खड़ा है। समर अपने दादाजी से अलग होकर, दादू पिया कहाँ है? कोई मुझे उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है। समर का सवाल सुनकर एक बार फिर सब सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे समर को पिया की कंडीशन के बारे में बताए। क्रेन समर से, चलिए बॉस मैं आपको मैडम के पास ले चलता हूँ। क्रेन समर को पिया के वार्ड बाहर लेकर आता है जहां पहले से ही कीर्ति, पायल और वीर बैठे हुए थे। वो लोग भी समर को देखते ही खड़े हो गए। समर उन लोगों से, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? समर के सवाल पर सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी वीर ने कहा, वो मैडम यहाँ है। समर हैरान होकर, मतलब? वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर एक साथ वीर ने समर को सब कुछ बता दिया कि समर के यहाँ एडमिट होने के बाद क्या क्या हुआ था। पिया के बारे में सुनकर समर के कदम लड़खड़ा गए। अगर पीछे से क्रेन न पकड़ता तो शायद वो नीचे ही गिर जाता है। समर क्रेन से, मुझे पिया के पास जाना है। क्रेन तुरंत ही समर को पिया के वार्ड के अंदर ले जाता है। उसे वही छोड़कर खुद बाहर आ जाता है। समर ने पिया को देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। हाथ और सर पर पट्टी बंधी हुई थी, साथ ही ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। उसके दोनों पैरों पर पट्टी बंधी हुई थी। पिया की ऐसी हालत देखकर समर के दिल में दर्द होने लगा। उसने ये तो नहीं सोचा था कि उसके हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसकी ये हालत हो जाएगी। अगर उसे इस बात का जरा भी एहसास होता तो वो हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं होता। समर धीरे धीरे कदमों से पिया के पास जाता है और बेड पर बैठकर उसका एक हाथ पकड़ लेता है। धीरे से पिया के ऊपर झुककर उसके सीने में अपना सर रखकर कहता है, जान लौट आओ वरना मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। बहुत मुश्किलों से तुम्हें पाया है। तुम्हें हर दुख और तकलीफ से बचाने के लिए तुम्हें 2 साल पहले मैं छोड़कर गया था। मुझे उन 2 सालों की इतनी बड़ी सजा मत दो कि मैं जी ही न पाऊं। समर की आंखों से बहता हुआ आंसू पिया के ऊपर गिर रहा था। समर आगे कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे लिए ये सब करोगी तो मैं खुद ही मर जाता, लेकिन तुम्हें ये सब न करने देता। जैसे समर ने आखिरी लाइन कही, पिया के हाथ हिलने लगे, लेकिन समर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और बोले जा रहा था, समर, मैं अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अगर इस जिंदगी में तुम नहीं तो मैं इस जिंदगी को खत्म कर दूंगा। एक बात जान लो अच्छे से कि मेरे लिए तुम्हारा मेरे पास होना बहुत जरूरी है। मुझे सांस लेने के लिए तुम्हारा मेरे पास होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम मेरे पास नहीं हुई तो मैं खुद को। इससे आगे समर कुछ बोल पाता कि एक हाथ ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। समर ने हैरानी से ऊपर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। चैप्टर 34 मेरी वाइफ क्रेगी। किस्मत पर एतबार किसको है, मिल जाए खुशी तो इनकार किसको है। अब आगे। समर पिया के सीने पर सर रखकर, मैं अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अगर इस जिंदगी में तुम नहीं तो मैं इस जिंदगी को खत्म कर दूंगा। एक बात जान लो अच्छे से कि मेरे लिए तुम्हारा मेरे पास होना बहुत जरूरी है। मुझे सांस लेने के लिए तुम्हारा मेरे पास होना बहुत जरूरी है।
और अगर तुम मेरे पास नहीं हुई तो मैं खुद को। इससे आगे समर कुछ बोल पाता कि एक हाथ ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। समर ने हैरानी से ऊपर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। समर ने अपना सर ऊपर करके देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। समर ने अपने होठों पर पिया की उंगली कसकर पकड़कर उसे चूम लिया, जिससे पिया की आंखों से आंसू बह गए। समर ने फिर पिया के माथे को चूमा और कहा, अंडरस्को अब तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था। क्या जरूरत थी ये सब करने के लिए? पिया ने धीरे से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और धीरे से कहा, अंडरस्को मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया। अगर आप ही मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना? समर पिया की बात सुनकर अब कुछ न कह सका। उसने तुरंत ही पास में लगा बटन दबा दिया, जिससे थोड़ी देर में कुछ डॉक्टर्स और नर्स अंदर आ गए। सभी पिया को होश में देखकर बहुत खुश थे। डॉक्टर्स ने जल्दी से पिया को चेक किया। समर ने डॉक्टर्स से पूछा, अंडरस्को डॉक्टर मेरी वाइफ अब कैसी है? डॉक्टर, अंडरस्को देखिए मिस्टर सूर्यवंशी, अब आपकी वाइफ की कंडीशन नॉर्मल है, लेकिन उन्हें अभी एक हफ्ते यहीं पर रहना होगा और आपको भी, क्योंकि अभी तो आपका ऑपरेशन हुआ है और इस हालत में अभी आपको बस रेस्ट करना है। मैं आपको आपकी वाइफ की कंडीशन के बारे में भी बता दूं कि ये 2 मंथ तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगी, क्योंकि इनके पैरों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। रोज इनके पैर की ड्रेसिंग होनी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समर ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। डॉक्टर्स वहां से चले गए। डॉक्टर ने पिया को इंजेक्शन दिया था, जिससे वो वापस से नींद में चली गई। पिया को सोते हुए देखकर समर तुरंत ही बाहर आ गया। वो अभी भी कमजोर था, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देना चाहता था। बाहर आते ही उसने क्रेन को आवाज दी। क्रेन तुरंत ही समर के पास आ गया। समर ने कहा, अंडरस्को एक बड़े रूम का इंतजाम करो जिसमें बड़ा बेड हो, हम दोनों उस रूम में आराम से रह सके। समर की बात सुनकर क्रेन सर हिला देता है और समर आगे कहता है, दादाजी और चाचा चाची को और बाकी सबको भी घर भेज दो। मैं नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ रहकर परेशान हो। क्रेन ने तुरंत ही सर हिला दिया। समर वापस से पिया के वार्ड में चला गया और पिया के पास आंख बंद करके जो कुछ भी हुआ वो सोचने लगा। उसके दिमाग में सब बिल्कुल रील की तरह चल रहा था। पिया को वहां बुलाना, उसका पिया के पीछे जाना और पिया को बचाने में उसको गोली लगना। अचानक ही समर ने अपनी आंखें खोली और कहा, तो वहां वो लोग छुपकर इंतजार कर रहे थे। उन्हें पिया चाहिए थी, लेकिन क्यों? पिया से उन्हें क्या लेना देना? मुझे पता लगाना ही होगा। इतना तो मुझे पता है कि इन सब के पीछे मेरा वो कंस मामा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और भी उसके साथ है, लेकिन कौन? मुझे जल्द से जल्द सब कुछ पता करना होगा, लेकिन उससे पहले मेरे लिए मेरी जान की सेहत जरूरी है। जब तक पिया ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे इन सब से दूर रहना होगा। थोड़ी देर बाद क्रेन वार्ड के दरवाजे पर नॉक करता है। समर, कम इन। क्रेन अंदर आकर, बॉस सारा इंतजाम हो गया। समर बस हाँ में सर हिला देता है। शाम 6 बजे पिया की आंख धीरे धीरे खुली। वो सुबह से नींद में थी, अब जाकर उसकी आंखें खुली। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। पिया ने हल्का सा अपना सर ऊपर करके देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि समर उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था और वो आराम से सो रहा था। पिया ने समर को थोड़ी देर ध्यान से देखा, फिर उसकी नजर समर के माथे पर लगी पट्टी पर गई। उसने अपना एक हाथ उठाकर समर के माथे को छुआ, फिर थोड़ा सा उठकर उसके माथे को चूम लिया और समर के सीने में वापस से अपना सर रख दिया। अचानक उसने वापस से सर उठाकर देखा तो उसे समझ आया कि वो लोग कहीं और है। पिया ने चारों तरफ ध्यान से देखा तो वो एक बहुत बड़ा वीआईपी रूम था, जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। पिया तो जगी हुई ही थी, लेकिन नॉक की आवाज से समर की भी नींद खुल गई। समर कहता है, कम इन। तभी एक नर्स अंदर आती है और समर से कहती है, सर आपकी ड्रेसिंग का टाइम हो गया। समर के नजर उस नर्स को देखता है, फिर कहता है, तुम जाओ, मेरी ड्रेसिंग मेरी वाइफ करेगी। समर की बात सुनकर नर्स और पिया दोनों ही चौंक जाते हैं। नर्स जल्दी से, लेकिन सर आपकी वाइफ अभी इस हालत में नहीं है कि वो ये सब कर पाए।
नर्स की बात पर समर ने घूर कर नर्स को देखा तो वो डरकर तुरंत ही वहां से चली गई। समर धीरे से उठा और फिर उसने पिया को भी धीरे से बैठा दिया। समर खड़ा हुआ और मेडिसिन की ट्रॉली को पिया के पास लाया और खुद बेड पर बैठ गया। समर ने धीरे से अपनी शर्ट उतारी और पिया की तरफ पीठ करके बैठ गया। जब पिया ने समर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि समर की पीठ पर 3 गोली लगी थी। पिया ने अपने आंसू पोंछे और उसने धीरे से समर के बैंडेज को खोला। उसके घाव देखकर पिया का रोना और बढ़ रहा था। जैसे तैसे उसने खुद को रोने से रोका और समर की ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग होने के बाद समर ने वापस से शर्ट पहन ली। फिर पिया ने समर के माथे की ड्रेसिंग की। समर चुपचाप पिया की आंखों से बह रहे आंसू को देख रहा था। समर मन में, पिया, तुम मेरी थोड़ी सी चोट देखकर परेशान हो गई। जब तुम्हें पता चलेगा कि 2 साल पहले मैं किस दौर से गुजरा हूं, तब तुम कैसे रिएक्ट करोगी। मैंने तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं और बहुत जल्द ही सब कुछ बताऊंगा, जिससे तुम्हारे मन में मेरे लिए जो नाराजगी है वो दूर हो जाए। ड्रेसिंग पूरी होते ही समर अपने दोनों हाथों से पिया के आंसू साफ किए और उसकी दोनों आंखों को चूम लिया। तभी क्रेन खाना लेकर आ गया। समर ने कहा, सभी कहाँ है? क्रेन खाना प्लेट में लगाते हुए, बॉस सभी घर चले गए। आपने कहा था ना कि यहाँ कोई न रुके, तो बड़े बॉस नहीं जा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें आपकी बात कही तो वो मान गए और चले गए। समर ने बस सर हिला दिया। क्रेन ने प्लेट समर को पकड़ा दी। समर ने देखा तो एक बाउल में दलिया और दूसरे ने सूप था। समर जानता था कि दोनों को ही ये सब खाना है। समर ने एक चम्मच पिया को खिलाया और एक चम्मच खुद किया। इसी तरह दोनों ने सारा खाना खा लिया। क्रेन ने सब कुछ साइड में रख दिया और कहा, बॉस मैं बाहर ही हूँ, किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे कह सकते हैं। समर ने कहा, ठीक है। क्रेन बाहर चला गया। समर ने पिया को मेडिसिन दी और खुद भी खाए। थोड़ी देर बाद समर पिया के सीने पर सर रखकर लेटा हुआ था और उसके दोनों हाथ पिया को कसकर अपनी बाहों में पकड़े हुए थे, क्योंकि अभी उसकी ड्रेसिंग हुई थी तो वो पीठ के बल नहीं लेट सकता था। पिया के दोनों हाथ समर के बालों को सहला रहे थे। आज पिया बहुत सुकून महसूस कर रही। अगर समर उसके पास है तो सब कुछ उसके पास है। थोड़ी देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ नारायण सूर्यवंशी गुस्से से अपने कमरे में टहल रहे थे। उनके सामने उनके बेटे महेश चुपचाप सर झुकाकर खड़े थे। नारायण सूर्यवंशी ने गुस्से से कहा, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, आखिर तुम किस लिए हो? सब कुछ हमारे हाथ से यूं ही निकलता जा रहा है और तुम बस तमाशा देख रहे हो। हम तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहे हैं, खुद को साबित करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दफा हो यहां से। महेश चुपचाप उनके कमरे से बाहर निकल आता है और सीधा अपने रूम में जाता है, जहां उसकी पत्नी सुनंदा पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। उसके जल्दी से पूछा, क्या कहा पिताजी ने? महेश मुंह बनाकर बेड पर बैठ गया और कहा, वो क्या कहेंगे, बस मुझ पर चिल्ला रहे थे। उन्हें तो मैं नाकारा ही लगता हूं ना, देखना एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। सुनंदा अपने पति की बात सुनकर चुपचाप बेड पर जाकर लेट जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति कैसा है। सुनंदा मन में, तुमसे कुछ होने से रहा, अब मैं अपने बेटे को बुलाऊंगी, वरना सब हमारे हाथों से चला जाएगा। चैप्टर 35 एक दूसरे की कैर। खत में मेरे ही खत के टुकड़े थे और मैं समझा कि मेरे खत का जवाब आया है। अब आगे। अगले दिन नारायण सूर्यवंशी और उनके बेटे बहू सुबह सुबह ही हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टर से समर के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि समर ने उन्हें किसी से भी मिलने से मना किया है। डॉक्टर की बात सुनकर नारायण सूर्यवंशी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें रोकोगे? तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए हम तुम्हें बीच रास्ते पर खड़ा करके गोली मार देंगे। नारायण सूर्यवंशी की बात सुनकर डॉक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। डरने की वजह से उसके माथे पर पसीना आ जाता है। डॉक्टर जल्दी से अपने माथे का पसीना साफ करके हकलाते हुए कहता है, मालिक, मैं मजबूर हूँ। आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए।
डॉक्टर ने नारायण सूर्यवंशी के पीछे खड़े क्रेन की तरफ इशारा किया तो नारायण सूर्यवंशी तुरंत ही पीछे मुड़कर क्रेन को देखा, जो आराम से वहां लगी हुई बेंच पर बैठा हुआ था। उसे किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। नारायण सूर्यवंशी ने महेश को इशारा किया तो महेश अपने पिता का इशारा समझते हुए तुरंत ही क्रेन के पास गया और उसे आवाज दी। क्रेन क्रेन, जो आराम से अपनी आंखें बंद कर बैठा हुआ था, अपना नाम सुनकर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने महेश सूर्यवंशी को देख झट से खड़ा हो गया। तभी नारायण सूर्यवंशी क्रेन के सामने आ गए। उन्हें अपने सामने देख क्रेन ने झट से अपना सर झुका लिया, जिसे देखकर नारायण सूर्यवंशी बहुत खुश हो जाते हैं और समान तरीके से क्रेन से कहते हैं, हम समर से मिलना चाहते हैं। क्रेन वैसे उनके सामने सर झुकाकर बड़े ही अदब से कहा, मालिक, बॉस ने कहा कि वो आज किसी से नहीं मिलना चाहते हैं, वो अपना सारा समय मैडम के साथ बिताना चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए भी यही कहा। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप कल आइएगा। नारायण सूर्यवंशी घूर को क्रेन को देखते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं है, क्योंकि वो जानते थे अगर क्रेन ने ना कहा है तो मतलब समर आज किसी भी हालत में उनसे नहीं मिलेगा, और अगर उन्होंने जिद की तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनका होगा। इसलिए नारायण सूर्यवंशी चुपचाप वहां से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे महेश और उनकी पत्नी सुनंदा भी चली जाती है। हॉस्पिटल से बाहर आकर सुनंदा नारायण सूर्यवंशी को सुनाते हुए कहती है, देख लिया आपने पिताजी, आज उसने आपसे मिलने से मना कर दिया, और पता नहीं आगे क्या क्या करेगा। आप उसके दादा हो, वो एक बार आपसे मिल तो सकता था। आपको उसकी कितनी फिक्र है, लेकिन उसे तो बस अपनी पत्नी की फिक्र है। सुनंदा की बात सुनकर नारायण सूर्यवंशी की पकड़ उनके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी पर कस जाती है। वो सुनंदा की बात को इग्नोर करके कार में बैठ जाते हैं। कार तुरंत ही वहां से चली जाती है। उनके जाते ही सुनंदा मुस्कुराकर खुद से, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। आप दोनों को अगर मैंने एक दूसरे के खिलाफ नहीं किया तो मेरा नाम सुनंदा महेश सूर्यवंशी नहीं। फिर वो अपने पति महेश के साथ दूसरी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। इधर हॉस्पिटल में वीआईपी वार्ड में समर और पिया अभी भी एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। आज उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला था, क्योंकि कल समर ने पहले ही सबको मना कर दिया था आज उसे कोई भी डिस्टर्ब न करे। अभी कुछ समय ही हुआ था कि पिया की नींद खुलने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक हैंडसम चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिया ने झुककर समर के माथे को चूमा और उसके हाथ जो समर के बालों में थे, वो उन्हें हल्के हल्के से समर के बालों में घुमाने लगी। समर ने पिया को कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। पिया ने उसे आवाज दी, समर। पिया की आवाज सुनकर समर नींद में ही कसमसाते हुए दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। समर को ऐसा करता देख पिया और ज्यादा मुस्कुराने लगी। पिया और नीचे झुकी, फिर उसने अपने होठ समर के कान के पास ले जाकर कहा, समर उठिए, सुबह हो गई है। पिया के होठों को महसूस कर समर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग बेबी, और पिया के कुछ बोलने से पहले ही उसके होठों पर किस कर लिया। पिया थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए, समर अभी हमने ब्रश नहीं किया है, आप इस तरह से मुझे किस नहीं कर सकते हैं। चलिए उठिए और फ्रेश हो जाए, मुझे भी होना है। समर ने फिर से पिया के होठों को चूम लिया और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ब्रश किया है कि नहीं, मैं कभी भी तुम्हें किस कर सकता हूँ बस। समर की बात सुनकर पिया न में सर हिला देती है। समर उठकर फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अच्छे से हाथ मुंह धोकर बाहर आता है और फिर पिया को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और पिया को एक स्टूल पर बैठा देता है। पिया समर से, अब आप जाए, मैं कर लूंगी। समर पिया से, मैं तुम्हारी मदद करता हूं ना। पिया तुरंत ही मना करते हुए, बिल्कुल नहीं, मैं कर लूंगी, आप जाए। पिया को बहुत शर्म आ रही थी, वो कैसे समर के सामने वॉशरूम यूज कर सकती थी। पिया के बहुत बार कहने पर आखिर समर को अपनी हार माननी ही पड़ी। उसने पिया से कहा, जैसे ही तुम्हारा हो जाए तुम मुझे आवाज दे देना। पिया जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। समर बाहर आ जाता है और क्रेन को कॉल करके दोनों का नाश्ता लाने को कहता है। लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन पिया अभी तक बाहर नहीं आई थी।
समर बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए पूछता है, पिया, क्या तुम्हारा हो गया? पिया जो हाथ मुंह धुल रही थी उसने कहा, हाँ हो गया, बस 5 मिनट्स। समर ने कुछ नहीं कहा, बस इधर उधर चक्कर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद पिया ने उसे आवाज दी। समर जल्दी से बाथरूम के अंदर गया और पिया को अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आया और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया। तभी क्रेन उनका नाश्ता लेकर आ गया। नाश्ते में फ्रूट्स और सूप देखकर पिया का फिर से मुंह बन गया। समर ने उसके गालों चूमते हुए कहा, तुम चाहे कितने ही तरीके से चेहरा बना लो, लेकिन तुम्हें यही सब खाना है। समर की बात सुनकर पिया की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने सोचा था कि वो समर को अपनी क्यूट हरकतें दिखाकर मना लेगी उसे अच्छा खाने के लिए, लेकिन समर उससे ज्यादा चालाक निकला, उसने उसे कुछ भी करने ही नहीं दिया। दोनों ने एक दूसरे को खिलाया, फिर दवा खाए। तभी नर्स आए और पिया के पैरों की ड्रेसिंग की। नर्स के जाने के बाद समर पिया की बाहों आ गया। अभी कुछ दिन उसे पीठ के बल नहीं लेटना था, लेकिन उसे पिया के ऊपर लेटकर बहुत मजा आता था। वही पिया का कचूमर बन जाता था। आखिर इतना बॉडी बिल्डर इंसान एक नाजुक सी लड़की के ऊपर लेटेगा तो बेचारी लड़की का क्या होगा। लेकिन फिर भी समर पिया का बहुत ध्यान रखता था, वो अपने बॉडी का पूरा भार पिया के ऊपर नहीं होने देता था। ऐसे ही दोनों का एक दूसरे के साथ नोक झोंक और प्यार करते हुए दिन बीत जाता है। दोनों बहुत खुश थे। बहुत टाइम बाद दोनों को ऐसे एक दूसरे के साथ वक्त बिताने को मिला था। रात का समय 11 बज रहे थे। पिया सो चुकी थी, लेकिन समर की आंखों में नींद नहीं थी। वो बस पिया को देखे जा रहा था। समर पिया को देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वैसे वैसे ही समर की पलकें भी भारी हो रही थी। कुछ समय बाद समर भी सो गया। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करें। थैंक्स।